हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारी साइंस की क्लास में। हम लोग जाते जाते अपना पूरा पढ़ चुके थे, मानव नेत्र के बारे में पूरा पढ़ चुके थे, ठीक है। और अब हम लोग आए हैं अपना, हम लोगों ने कहा था कि हम लोग नया टॉपिक अपना जो इसमें ही आता है हमारे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार में। तो मानव नेत्र पढ़ चुके हैं, तो रंग बिरंगा संसार में हमारा टॉपिक आता है क्या, प्रिज्म, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, प्रिज्म के बारे में। तो कुछ भी करने से पहले हम लोग एक बार फिर से कह देते हैं क्या हम लोगों ने रिवीजन किया है। अपने मन से कहेंगे कि हाँ सर हमने रिवीजन कर लिया है। अगर नहीं किया है तो क्या कहेंगे कि सर हम कर लेंगे। और इस क्लास में जो भी अगर लिखने वाली चीज़ें जो होती हैं, जो मैं बोल देता हूँ, उसके बाद क्लास को रोक के लिख लिया करो, ठीक है। जिससे क्या होगा, आराम से बाद में तुम जब नोट्स बना रहे होगे ना तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो प्रिज्म क्या होता है, देखो प्रिज्म ऐसे बोल सकते हो, आपने देखे होंगे कि कांच के ऐसे टाइप का होता है जिसमें आप जो है अलग अलग टाइप के, जिसको कैलेडोस्कोप कहते हैं, ठीक है। आपने उसमें ट्राई किया होगा। तो क्या होता है, प्रिज्म होता है कि किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग, क्या कहेंगे, किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग जिसमें क्या होता है, जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतलों के बीच में स्थित होता है। क्या कहेंगे, जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतलों के बीच में स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब इसमें क्या बात करते हैं, वही चीज लिखी हुई है। क्या कहेंगे कि किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है, प्रिज्म कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, जो पृष्ठ होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जो कोण होता है उसे अपवर्तक कोण कहते हैं, और जो कोर होती है उसे अपवर्तक कोर कहते हैं। क्लियर है। तो वही चीज है, यहाँ पे दिया भी गया है, इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। क्या लिखा है, कहेंगे कि सर ये जो हमें पृष्ठ दिख रहा है, क्या कहेंगे, ये जो दिख रहा है, ये हिस्सा जो सामने का है, ये क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। ये जो कोर दिख रही है, क्या कहेंगे, ये जो कोर दिख रही है वो क्या है, अपवर्तक कोर होती है। और क्या कहेंगे, ये जो कोण दिख रहा है ये क्या है, अपवर्तक कोण है। क्लियर है, इतना समझ गए। तो प्रिज्म क्या होता है, फिर से बोलेंगे कि किसी, क्या कहेंगे, पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी समतल पृष्ठों के किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रिज्म कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आती है कि प्रकाश का प्रकरण क्या होता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। स्कैटरिंग का मीन्स क्या होता है, फैल जाना। क्या कहेंगे, फैल जाना। अच्छा एक चीज बताओ, कोई चीज कब फैलती है, जब वो किसी चीज से टकराती है तब वो फैलती है ना। तो वही चीज है, तो उसको देखने के लिए क्या कहेंगे कि क्या, ऐसे कहेंगे कि जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है, क्या कहेंगे, जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो रास्ते में उसको क्या क्या मिल जाएंगे। अब मान लो प्रकाश सूर्य से आ रहा है, तो रास्ते में उसको धूल मिट्टी, हमारे वायुमंडल में धूल मिट्टी आदि के कण मिलेंगे। तो जैसे वो उन पर पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और फैल के क्या बना लेगा, अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का प्रकरण कहते हैं। अपने रंगों में टूट जाना, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकरण कहते हैं। समझ गए। तो क्या कहेंगे कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें धूल मिट्टी और वायु आदि के कण होते हैं, जिसके कारण प्रकाश फैल जाता है। क्या कहेंगे, जिसके कारण प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है, इसे ही प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। लाल रंग की प्रकाश का जो प्रकीर्ण होता है वो सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग की प्रकाश का प्रकीर्ण जो होता है वो सबसे अधिक होता है। इतना ध्यान रखेंगे। फिर बढ़ जाते हैं हम लोग अपने आगे, ठीक है। अब बात आती है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश, देखें जरा इसमें, हाँ अब आते हैं यहाँ पे, ये तो भूल गया था ना, हाँ अब आता है स्पेक्ट्रम तथा वर्ण विक्षेपण। स्पेक्ट्रम तथा वर्ण विक्षेपण। तो बात करते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण का शब्द यहाँ पे जो इसका मीन्स है, वर्ण का मीन्स होता है रंग, विक्षेपण यानी कि टूट जाना, यानी कि किसी भी रंग का अपने अवयवी रंगों में टूट जाना। तो कौन रंग टूटता है, श्वेत प्रकाश की किरण होती है जो सूर्य से आती है, और वो क्या होती है, प्रिज्म पर जैसे ही पड़ती है वो क्या होती है, फैल जाती है। तो उसे ही देखेंगे क्या कि श्वेत प्रकाश का, क्या कहेंगे, श्वेत प्रकाश किरण का अपने रंगों की प्रकाश किरण में विभाजित होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसकी दूसरी डिफिनीशन में बनती है, क्या कहेंगे, जब श्वेत प्रकाश की कोई किरण किसी पतले प्रिज्म पर गिरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में, अवयवी का मीन्स होता है अपने जितने भी रंग होते हैं उनमें टूट जाती है।
तो उनमें विभाजित हो जाती है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम कहेंगे। समझ गए। अब बात आती है हमारे क्या, इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या था कि अगर आपसे केवल पूछता है कि भैया स्पेक्ट्रम या वर्ण विक्षेपण बता दो, तो आप क्या बोलोगे कि श्वेत प्रकाश किरण का श्वेत प्रकाश किरण जब किसी पतले प्रिज्म से टकराती है तो वह अपने अवयवी रंगों में टूट जाती है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम कहते हैं। सिंपल सा हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछे, क्या कहेंगे, अगर आपसे पूछे जैसे कि यहाँ पे हेडिंग में लिखा है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बताओ, यानी कि ये आ गया लॉन्ग क्वेश्चन में। और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ रहा है तो आप क्या बताओगे कि इतना डिटेल में क्या बोलोगे कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, ठीक है, तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर अपने आधार की ओर झुक जाती है और विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी कि स्पेक्ट्रम। इसका एक सिरा लाल होता है तथा दूसरा सिरा बैंगनी होता है। हमारी आंखों को जो ये रंग यानी कि विभाजित होते हैं विभिन्न विभिन्न रंगों में, ये हमारी आंखों को क्या है, 7 रंगों के समूह में दिखाई देते हैं, जिनको याद करने के लिए हम लोग इंग्लिश का एक वर्ड है विबग्योर। कौन सा है, क्या कहेंगे, 7 रंगों में विभाजित होता है, जिसको याद रखते हैं हम लोग किससे, विबग्योर से। जिसमें क्या होता है, बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अभी तुरंत बच्चा कहेगा कि सर अभी आपने कुछ और कम ज़्यादा बताया था, अब इसमें कम ज़्यादा। बेटा मैंने जो है बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक बताया था और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम बताया था। यहाँ पर हम तरंग दैर्घ्य की बात कर रहे हैं, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी। क्लियर है, ठीक है। अब ये विबग्योर होता है, तो विबग्योर में मतलब कौन सा पहले आएगा कौन सा, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो विबग्योर यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्लियर है। तो इसमें देखो दिया भी है फिगर आउट में, तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, क्या कहेंगे कि सर ये क्या है, हमारी श्वेत प्रकाश किरण। क्या कहेंगे, ये रहा हमारा श्वेत प्रकाश। ये जैसे इस प्रिज्म पर पड़ता है तो प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म अपने आधार की ओर झुका लेता है चीज़ों को, और जब अपने आधार की ओर झुका लेगा तो क्या करता है, ये अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। तो विभिन्न रंग ये रहे इसके, जो क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं, जिनको हम लोग किससे याद करते हैं, विबग्योर से। क्या कहेंगे, जिनको हम लोग विबग्योर से याद रखते हैं। ठीक है। वी से वॉयलेट यानी कि बैंगनी। क्या कहेंगे, बैंगनी, नारंगी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, और क्या कहेंगे हम लोग इसको, रेड कह देंगे। समझ गए, ठीक है। नहीं समझ आया तो यहाँ पे फिर से देख लो। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। तो वही बोला क्या कि वॉयलेट, इंडिगो, वी फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर से याद रखते हैं। अगर इनको लिखना है तो ऐसे लिख दो यहाँ पे कि सर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बैंगनी, ये क्या हो जाएगा जामुनी, ये क्या हो जाएगा नीला, ये हो जाएगा हरा, ये हो जाएगा पीला, ये हो जाएगा नारंगी और ये हो जाएगा लाल। क्लियर है, समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है। तो हमने क्या किया था, हम लोगों ने इतना तो पढ़ लिया था कि प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है वो हम लोगों ने n से डोनेट किया था, जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ लिया था उसका।
ठीक है, क्या कहा था हमने, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू इज अप होल अपॉन में साइन ए बाई टू। तो ये तो फॉर्मूला पढ़ लिया था, ठीक है। तो क्या है, माना प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो n, प्रिज्म कोण a, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m होता है, ठीक है। तो प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा उसको हम लोग प्राप्त करने के क्या बोल देंगे कि n इजल टू, हम लोगों ने अपने प्रकाश वाले चैप्टर में पढ़ा था क्या, n इजल टू साइन आई अपॉन साइन आर पढ़ा था। तो इसमें क्या बोल देंगे हम लोग, n इजल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई टू और साइन a बाई टू। अब बच्चा तुरंत कहेगा कि सर आपने तो बताया था कि साइन, क्या कहेगा बच्चा कि सर आपने तो बताया था n इजल टू साइन आई अपॉन में साइन आर होता है। यही तो कहोगे कि सर यही तो बताया था आपने, है ना। तो हम भी तो कह रहे हैं, हम भी तो वही बता रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो आई है उसे क्या कह देंगे हम लोग, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण को ही तो आई से डोनेट करते हैं, जहाँ पर ए प्लस डेल्टा एम बाई टू का मीन्स क्या है, आपतन कोण यानी कि आई, यानी कि आई की जगह पे हमने क्या रख दिया, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू रख दिया। फिर आर था नीचे, तो आर की जगह क्या रख दिया, ए बाई टू का मीन्स क्या है, अपवर्तन कोण यानी कि आर, तभी यहाँ पे ए बाई टू रख दिया। क्लियर है, तो क्या कहेंगे कि सर हाँ क्लियर है, समझ गए, ठीक। नेक्स्ट आता है, अब हमारे यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, हमारा जितना भी थ्योरी थी वो सब फिनिश हो गई। अब यहाँ पे कुछ जो है प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे कि हमने बोला कि पहला क्वेश्चन है कि स्वच्छ गहरा जल यानी कि जो साफ सुथरा पानी होता है वो हमको नीला क्यों दिखाई देता है। बात आती है ना, चीज़ें जो हम लोग देखते हैं ना अपने पास में, तो क्वेश्चन किया करो क्यों है ऐसा। तो क्या है, हमें ये जो स्वच्छ गहरा जो जल होता है, अच्छा जैसा पानी होता है, वो हमको नीला क्यों दिखाई देता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर मेन रीज़न पूछ दे तो क्या बोल दोगे, डायरेक्ट बोल दोगे। अगर आता है तुम्हारे किसमें, अगर तुम्हारे डायरेक्ट उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ देता है तो क्या बोल दोगे कि सर स्वच्छ गहरा जल होता है किसके कारण, प्रकाश के प्रकरण के द्वारा, ठीक है। अब इसको और अच्छे से पढ़े तो क्या कहेंगे, जल के कणों द्वारा प्रकाश के, क्या कहेंगे, जल के कणों द्वारा प्रकाश के नीले तथा बैंगनी रंग का जो प्रकाश का प्रकरण होता है वो सबसे अधिक होता है। जल के जो कण होते हैं ना वो नीला और बैंगनी कलर का जो प्रकरण है वो सबसे अधिक करते हैं। जो चीज़ ज़्यादा फैलेगी वही चीज़ तो हमको सबसे ज़्यादा दिखेगी। तो इस वजह से क्या होता है, इसी कारण स्वच्छ गहरा जल नीला दिखाई देता है। समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि चंद्रमा से देखने पर, अब हम लोग क्या है, अब मान लो कि तुम हो, तुम चले गए कहाँ पे, चंद्रमा पर चले गए, मून पर चले गए, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या देखा, चंद्रमा से देखने पर आकाश जो होता है वो कैसा दिखाई देता है और क्यों दिखाई देता है, मतलब कैसा दिखाई देता है और क्यों दिखाई देता है। तो हमें इतना तो पता है, अभी बच्चा तुरंत बोलेगा, उधर से कोई उठेगा कहेगा कि सर चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है, भले गया ना हो लेकिन उसको पता है कि चंद्रमा से देखने में काला दिखाई देता है। अगर हम पूछ दें कि क्यों दिखाई देता है तो वो चुप हो जाएगा, ऐसे क्या पूछ दिया सर आपने, ऐसा तो बताया ही नहीं गया। तो उसके लिए हम है ना यहाँ पे हम बताएंगे तुमको क्यों होता है ऐसा। तो क्या कहेंगे, क्योंकि काला दिखता है क्योंकि क्या चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर है, क्या कोई वायुमंडल है। जब वायुमंडल ही नहीं है तो स्कैटरिंग कैसे होगी, यानी कि प्रकाश का प्रकरण होगा कैसे। कोई लाइट आएगी वो तो सीधी चली जाएगी ना, कोई रास्ते में तो उसको धूल मिट्टी के कण दिखेंगे नहीं जिसपे वो फैले पड़ेगी, फिर वो फैलेगा। इसी वजह से जब कोई कलर नहीं वर्ण विक्षेपण हो जाता है, कोई कलर का वर्ण विक्षेपण नहीं हो पाता है, प्रकरण नहीं हो पाता है, तो उस वजह से क्या होगा, वहाँ पे रंग काला ही तो होगा। जैसे पीछे लिखा भी हुआ है, क्या कहेंगे कि काला, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है जिसके कारण मार्ग में सूर्य के प्रकाश का प्रकरण नहीं हो पाता है और इसी कारण आकाश का रंग काला दिखाई देता है। समझ गए ना। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई पूछेगा तो क्या कह दोगे कि सर काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल है ही नहीं जिसकी वजह से प्रकाश का प्रकीर्णन हो पाए। समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतरिक्ष यात्रियों को, अब हम क्या है, अब हम एरोनॉट्स में चले गए हैं। तो वहाँ पे क्या है कि अंतरिक्ष यात्रियों को
पृथ्वी का जो कलर है, क्या कहेंगे, आकाश का रंग नीले के बजाय काला क्यों दिखाई देता है? तो वही रीज़न है ना, अभी जो आप में से कोई एक उठ के अभी जो मून पे गया था ना, चंद्रमा पर गया था, तो वही रीज़न हर जगह के लिए होगा ना। अब यहाँ से हम आकाश का रंग देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, लेकिन वहाँ से देखने में काला क्यों दिखाई देता है? तो अभी फिर से उठेगा बच्चा, अभी आपने तो बताया कि वायुमंडल तो होते ही नहीं है, इसी वजह से। तो वही चीज़ लिखी हुई है, क्या कहेंगे, जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर पहुँचते हैं, पृथ्वी का वायुमंडल से जब बाहर जाएंगे तब क्या होता है, तब प्रकाश का प्रकरण नहीं हो पाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। इसी कारण अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है बजाय नीले के। समझ गए ना? ठीक है, वही चीज़ थी जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताई, सेम वही क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन का देखो पूछने का तरीका चेंज हो गया ना, बस ऐसे क्वेश्चन बदल देता है वो लैंग्वेज अपनी। अब आती है पृथ्वी से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो हम वही पूछते हैं क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? देखो लिखा है कि पृथ्वी से आकाश का रंग हल्का नीला क्यों दिखाई देता है? तो अभी तुरंत बोलेगा कि सर क्योंकि पृथ्वी से क्या कहेंगे, वायुमंडल होता है जिससे प्रकाश किरण का जो है प्रकरण हो जाता है, जिसमें बैंगनी तथा नीले रंग का प्रकरण सबसे अधिक होता है, और वो क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है और हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। क्लियर है? तो वही चीज़ लिखी हुई है, क्या कहेंगे कि सूर्य से आने वाले प्रकाश में विभिन्न रंग होते हैं। क्या कहेंगे, सूर्य से आने वाले प्रकाश किरण में विभिन्न रंग होते हैं। जब यह प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जब यह प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो सूक्ष्म कणों की वजह से, छोटे छोटे कण होते हैं, धूल, मिट्टी, वायु आदि के जो कण होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, जैसे किरण पड़ती है वो क्या होती है, प्रकीर्ण हो जाता है उसका, यानी कि वो फैल जाती है। और हम जानते हैं कि बैंगनी और नीले रंग की प्रकाश का जो प्रकीर्ण होता है वो सबसे अधिक होता है, किसकी तुलना में, लाल रंग के प्रकाश की तुलना में 16 गुना अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश की तुलना में 16 गुना अधिक होता है बैंगनी और नीले रंग का प्रकीर्ण। इसी कारण बैंगनी और नीला रंग प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, और जब हम आकाश को देखते हैं तो हमें वो हल्का नीला दिखाई देने लगता है। क्या कहेंगे, जब हम आकाश को देखते हैं तो हमको हल्का नीला दिखाई देने लगता है। समझ गए ना? ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि क्योंकि लाल रंग अगर प्रकीर्ण उसका सबसे ज़्यादा तो हमें लाल लाल दिखने लगेगा, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है, और कितना अधिक होता है बैंगनी और नीले का, 16 गुना अधिक होता है। इसी वजह से हमको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, हल्का नीला दिखाई देता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जो रात में दिखने वाले सिग्नल होते हैं ना, रेलगाड़ी के हो गए, ट्रैफिक लाइट हो गए, या कुछ भी हो गया, वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है, वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? तो क्या कहेंगे कि क्योंकि लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है, क्योंकि प्रकीर्ण सबसे कम होता है तो वो फैलेगा तो है नहीं, एक पॉइंट अपना पर्टिकुलर दिखाएगा। क्या कहेंगे, एक पॉइंट वो पर्टिकुलर अपना दिखाएगा। और क्या कहेंगे कि इसके जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है, जिस वजह से एक फिक्स पॉइंट वो दिखाता रहता है, और सिग्नल जो है जब फिक्स पॉइंट होगा, चाहे जितनी धुंध हो वो हमको क्लियर दिखेगा। समझ गए? इसी वजह से क्या होते हैं, जो रात में जो सिग्नल होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। तो लिखा भी है क्या, रात में दिखने वाले सिग्नल लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि दृश्य प्रकाश की किरण में, क्या कहेंगे, दृश्य प्रकाश में लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है अधिक होने के कारण प्रकीर्ण सबसे कम होता है, जिस कारण सिग्नल जो होते हैं रात में वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। वही चीज़ है, सेम एक ही चीज़ बोलनी है कि प्रकीर्ण कहीं आ रहा है, कहीं तरंगदैर्घ्य आती है, तो इस चैप्टर में यही है। बस जो बच्चा इस चीज़ को अच्छे से समझ लेगा वो क्वेश्चन कर लेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यही चीज़ बार बार चलेगी कि कहाँ पे प्रकीर्ण होगा, कहाँ पे तरंगदैर्घ्य होगी, बस यही चीज़ ध्यान रखनी है। अब आता है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, क्या कहेंगे, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, पीले रंग का क्यों नहीं दिखाई देता है? क्वेश्चन पूछा है, ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन कि वो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है वो हमें लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो अभी बच्चा तुरंत बोलेगा कि सर किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। क्या कहेंगे, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। लाल रंग की प्रकाश का जो प्रकीर्ण होता है सबसे कम होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इस वजह से। तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है, क्या कहेंगे, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के, क्या कहेंगे,
तो सूर्य से जो होती है प्रकाश होता है वो वायुमंडल में काफ़ी अधिक दूरी तय करके आता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है। अधिक दूरी होने के कारण जो धूल मिट्टी के कण जो होते हैं वो पड़ते हैं, जिसमें कहते हैं लाल और बैंगनी जो मतलब बैंगनी और नीला रंग होता है वो क्या होता है, फैल जाता है। अब जब ये दोनों लोग चले जाएंगे इधर उधर फैल गए, अब बचेगा कलर कौन सा क्या कहोगे, अब बचेगा कलर हमारा लाल रंग। तो लाल रंग का जब होता है कि प्रकरण हो जाता है जिसकी वजह से ये तो फैल गए हैं, निकल जाती हैं और हमारी आंखों में विशेष रूप से लाल रंग की प्रकाश किरण ही पड़ती है। और लाल रंग की जब प्रकाश किरण पड़ेगी तो वो चीज़ हमें कैसी दिखेगी, लाल दिखेगी। इसी वजह से सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है कब, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, जब सूरज निकलता है और जब सूरज अस्त होता है तब क्या होता है, हमें ये चीज़ें ऐसे दिखाई देती हैं। समझ गए ना, ठीक है। तो एक बार फिर से बोल देते हैं, क्या कहेंगे कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है वो क्या होता है, बहुत तरीके की जो है प्रकाश किरण भेजता है और वायुमंडल में जो प्रकाश आता है ना वो बहुत दूरी तय करके आता है। जैसे धूल मिट्टी के जो कण होते हैं वो पड़ते हैं और जैसे प्रकाश उस पर पड़ता है तो लाल और बैंगनी रंग का जो है प्रकाश बाहर निकल जाता है और हमारी आंखों में विशेष रूप से कौन सा प्रकाश आएगा, लाल रंग का प्रकाश गिरेगा आके। और लाल रंग का जब प्रकाश गिरेगा तो जो चीज़ हमारे आंखों पे आएगी वही चीज़ हमको दिखने लगेगी वैसे। तभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल रंग का दिखाई देता है। समझ गए ना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। बात आती है कि कारण दीजिए, क्या कहेंगे कि कारण दीजिए कि वास्तविक उदय से यानी कि सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य हमें क्यों दिखाई देता है। क्या कहेंगे, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले तथा वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य हमें क्यों दिखाई देता है। यानी कि सूरज जब निकल रहा होता है उसके 2 मिनट पहले हमको दिखाई देने लगता है और जब अस्त हो रहा है तो 2 मिनट बाद तक दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों होता है, तो क्या बोल देंगे, अगर 1 लाइन में आंसर चाहिए तो क्या बोल देंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इतना तय हो गया। अब आते हैं इसके क्या, तो क्या कहेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन के पश्चात। क्या कहेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य से जो आने वाली प्रकाश किरण होती है वो क्या होती है, हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या कहेंगे, अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसके कारण सूर्य की जो वास्तविक स्थिति होती है वो नीचे होने पर भी वह हमें दिखाई देने लगती है। और ठीक इसी कारण, इसी वजह से जो वास्तविक क्या होती है, जो उसकी आभासी स्थिति दिखाई देती है, जब वो क्या होता है सूर्यास्त के समय जो नीचे चला जाता है तो उसकी आभासी स्थिति जो होती है वो भी हमें दिखाई देती है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि सूर्योदय के 2 मिनट पहले तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य हमें क्या होता है, दिखाई देता है। समझ गए। तो यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में एक ही बात कहेंगे कि क्या कहेंगे कि सर सूर्य जो होता है, सूर्य क्या होता है, प्रकाश उसे आता रहता है और हमारे वायुमंडल में जैसे ही आता है तो क्या होता है, वो अभिलंब की ओर झुक जाता है प्रकाश। क्या कहेंगे, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो अभिलंब की ओर झुक जाता है क्योंकि धूल मिट्टी के कण होते हैं। ठीक है। जब सूर्य नीचे से ऊपर आ रहा होता है तो क्या होता है, वो चीज़ हमको 2 मिनट पहले दिखाई देने लगती है क्योंकि क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और फिर जब वो नीचे चला जाता है तो उसकी आभासी स्थिति जो होती है वो भी हमको दिखाई देती है। इसी कारण हम क्या कह सकते हैं कि वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक और वास्तविक सूर्योदय के 2 मिनट पहले तक सूर्य हमको दिखाई देता है। समझ गए। आगे बढ़ जाते हैं और इसको नोट कर लेना। ठीक है, साइड हो जा रहे हैं, इसको रोक के नोट कर लो। ठीक है। अब क्या है, हमें आकाश में जो इंद्रधनुष होती है वो वर्षा के बाद क्यों दिखाई देता है, यानी कि वो हमको स्टार्टिंग में ही क्यों नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है कि जब बारिश हो जाती है तो ही हमें इंद्रधनुष दिखता है। क्या हम इंद्रधनुष बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हो। इंद्रधनुष बनाने वाला जो वीडियो होगा वो हम शॉर्ट्स में लेते आएंगे कि कैसे आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो कि इंद्रधनुष आप बनाना है तो घर पे कैसे ट्राई करोगे। उसके लिए एक छोटा सा एक होता है सिंपल सा, वो हम बता देंगे, वैसे वैसे फॉलो कर लेना और घर पर भी तुम अपना जो क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंद्रधनुष है वो बना सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंद्रधनुष क्यों बनता है बारिश के बाद,
तो क्या होगा, सिंपल एंगल बोलेंगे तो क्या कहेंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि क्या होता है जो बूंदें होती हैं यानी कि जो बारिश की जो बूंद गिर रही होती हैं जब, तो क्या होता है वो एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं। तो प्रकाश जैसे उस पर पड़ता है वो क्या होते हैं 7 रंग में अपने विभाजित हो जाते हैं और जिससे क्या बन जाता है एक इंद्रधनुष, ऐसे करके जो ऐसे जाता है वो इंद्रधनुष बन जाता है। तो वही चीज लिखी हुई है, क्या कहेंगे, वर्षा के पश्चात कुछ जल के कण वायुमंडल में रह जाते हैं। जल के कण प्रिज्म की भांति कार्य करते हैं। जब प्रकाश इन बूंदों से होकर गुजरता है तो इसका क्या हो जाता है, इन बूंदों का वर्ण विक्षेपण हो जाता है, यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है और उसी जल की बूंद की दूसरी सतह से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और क्या होता है, इसी कारण आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। क्या कहेंगे, इसी कारण आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। बस यही सिंपल सी बात थी जो हम लोगों ने पहले ही कर ली थी कि किस वजह से, कि प्रकाश का अगर वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, क्योंकि जैसे पतला प्रिज्म है इस पर जैसे ही लाइट पड़ी और जैसे यहाँ से निकलेगी तो ये 7 रंग में विभाजित होकर निकलेगी और उसके बाद जल की दूसरी सतह से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसी जो होती है एक हमें डायग्राम मिल जाता है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, इंद्रधनुष, ऐसे वाला। चलो ठीक है। अब बात आती है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, ग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा क्या, कि तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं परंतु ग्रह नहीं दिखाई देते हैं, कारण दीजिए, यानी क्यों ऐसा होता है। तो क्या बोलेंगे कि सर तारे जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, ठीक है, जिनसे प्रकाश आता है हमारे पास तक, और क्या होता है क्योंकि रास्ते में बहुत से क्या आते हैं, प्रकीर्णन पड़ जाते हैं, रास्ते में बहुत से क्या पड़ जाते हैं, रास्ते में कहीं वायु इनके जो हैं कण मिल जाते हैं जो पड़ते हैं, जिनकी वजह से फैल जाता है और हमको क्या होते हैं चीज़ें झिलमिल से दिखाई देती हैं। लेकिन ग्रह जो होते हैं एक अपनी स्थिति पे होते हैं, फिक्स स्थिति पे होते हैं, जिस वजह से क्या होते हैं वो ज़्यादा फैल नहीं पाते हैं, उनके डायरेक्ट प्रकाश आता है और हमें क्या होता है वो नहीं दिखाई देते हैं टिमटिमाते हुए, क्योंकि उनके फिक्स प्रकाश आ रहा होता है और तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो वही चीज़ लिखी हुई है, क्या कहेंगे कि तारों की पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण तारों से आने वाली जो प्रकाश किरण होती है तीव्रता होती है वायुमंडल की विभिन्न परतों से परिवर्तित हो जाने के कारण बदलती रहती है। इसी कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि क्या है, एग्जाम्पल लिया हमने कि हम रोड के इस कोने पर खड़े हुए हैं, तुम उस कोने पर खड़े हो, रास्ते में रोड चल रही है और रोड कैसी है हमारी हाईवे वाली, जिसपे एक के बाद एक क्या आ रहे हैं वाहन आ रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे तुम मेरा फेस देखोगे तो कैसा दिखेगा, झिलमिल सा दिखेगा। अभी आंखें ऐसे ऐसे करो तो मेरा झिलमिल सा दिख रहा होगा। क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश अलग अलग परतों से क्रॉस करके आ रहा है ना, इस वजह से यो हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। फिर क्या कहेंगे, तारों की अपेक्षा पृथ्वी के निकट होने के कारण ये विशाल प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करते हैं, यानी कि जो ग्रह होते हैं वो तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास में होते हैं और क्या होते हैं ये विशाल स्रोत की भांति कार्य करते हैं, डायरेक्ट नहीं इनकी प्रकाश फेंकते हैं, फिक्स प्रकाश अपना फेंकते हैं, जिस वजह से ये हमको क्लियरली दिखते हैं और तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। समझ गए। आज के बाद कोई अगर पूछेगा तो क्या बताओगे कि क्योंकि क्या होता है बहुत दूरी तय करके आते हैं और विभिन्न परतों से आते हैं, इस कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगर पूछते ग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं टिमटिमाते हुए तो क्या कहोगे, ग्रह इस वजह से नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के निकट हैं और क्या होते हैं विशाल स्रोत की भांति, यानी कि विशाल प्रकाश स्रोत की भांति ये कार्य करते हैं, इस वजह से हमें ये बिल्कुल क्लियर दिखते हैं और तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। समझ गए। आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रकाश का हम लोगों ने अपवर्तनांक पढ़ लिया था अभी। अब अपवर्तनांक के साथ साथ अब पूछ देता है कि भैया पतले प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण का मान बता दो हमें। न्यूमेरिकल में बहुत पूछा जाता है और अब तो ये क्या पूछा गया, अब तो ये डायरेक्ट भी पूछ दिया जाता है आपसे कि डेरिवेशन पूछ दिया था कि बताओ कैसे, तो इसको प्रूफ भी करना पड़ जाता है। तो वही चीज़ लिखी है क्या कि वह प्रिज्म जिसके लिए प्रिज्म कोण का मान, क्या कहेंगे, वह प्रिज्म जिसके लिए प्रिज्म कोण का मान बहुत कम होता है, क्या कहेंगे, वह प्रिज्म जिसके लिए प्रिज्म कोण का मान बहुत कम होता है वह पतला प्रिज्म कहलाता है। तो पतले प्रिज्म की तो डिफिनीशन ये हो गई। फिर हम लोगों ने तो अपवर्तनांक क्या होता है हमारा, इसमें लिखा भी है, अतः प्रिज्म का अपवर्तनांक अभी पीछे पढ़ के आए तो क्या बोलोगे सर, n = sin
a प्लस डेल्टा एम बाई टू होल अपॉन में साइन a बाई टू। यही तो पढ़ के आए थे अभी, ठीक है, तो ये पढ़ के आए थे ना। अब क्या बोलेंगे कि सर प्रिज्म कोण का जो मान है, क्या कहेंगे कि सर प्रिज्म कोण का मान बहुत ही छोटा है, क्योंकि अभी हम कौन सा प्रिज्म है, ये पतला प्रिज्म है। अभी हम क्या, वह प्रिज्म जिसके लिए प्रिज्म कोण का मान बहुत कम होता है वो पतला प्रिज्म कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रिज्म तो कोण का मान जो है बहुत छोटा है ना, इसी कारण यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन को हटा देंगे, साइन को हटा देंगे, और साइन जैसे हटा देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, n इजकल टू a प्लस डेल्टा एम बाई टू और a बाई टू। और जैसे ही हम लिखेंगे तुरंत उधर से एक आवाज आएगी कि सर 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे कि सर जब ये हट जाएगा तो a प्लस डेल्टा एम और नीचे a बचेगा, तो क्या लिख देंगे, अब ये a क्या करेगा, इधर मल्टीप्लाई कर देगा, क्योंकि सीजर मल्टीप्लाई पढ़ रखी है हम लोगों ने, कैची वाली मल्टीप्लाई की, इधर की चीज इधर और इधर की चीज इधर। तो n a से के पास आया तो क्या बन जाएगा, na बन जाएगा, और a प्लस डेल्टा एम एज इट इज लिखा लेगा। अब इसको क्या करते हैं, हम लोगों ने ये भी कहा था कि इन चीज़ों को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो या करके क्या कह देंगे, या करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, ऐसे लिख सकते हैं, क्या कहेंगे कि सर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और जब ऐसे लिखेंगे तो ये a जो है उधर साइड में जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू एन ए, और प्लस का a उधर जाएगा, माइनस का a, ठीक है। अब a ये लिखा, a ये लिखा, a क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, n माइनस वन, तो यही क्या आ जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, अल्पतम विचलन कोण का मान आ जाएगा। डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा एम इज इक्वल टू a ब्रैकेट में n माइनस वन, ये क्या आ जाएगा, हमारा अल्पतम विचलन कोण का मान आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिकल में डायरेक्ट पूछता है। n की वैल्यू जो होती है साइन a प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन में साइन a बाई टू, ये फॉर्मूला होता है, वो इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा डेल्टा एम इज इक्वल टू a ब्रैकेट में n माइनस वन, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब बात आता है कि हाँ सबसे लास्ट में इसको क्यों रखा, क्योंकि क्या होता है बच्चों को यही थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन हम लोगों ने 9th क्लास में टिंडल इफेक्ट पढ़ा था। टिंडल प्रभाव क्या होता है, क्या कहेंगे कि सर हम चारों तरफ अपने क्या कर लें, रूम को लॉक कर लें, कहीं पर भी प्रकाश के आने का यानी कि लाइट ना आ रही हो, बिल्कुल भी ना आए, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है, तभी वहाँ पे कहीं छेद हो और वहाँ से प्रकाश की लाइट आए। तो हमारे वायुमंडल में जो हमारे रूम में जितने भी धूल मिट्टी के कण होंगे वो हमको क्या करेंगे, क्लियर दिखते हैं। तो ये तो था हमारे उसको लेके। लेकिन अब बात आती है हमारी आंखों को यानी कि लेंसों से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि सर कोई भी कोलाइडी विलयन लेंगे और उसको क्या करेंगे, किसी लेंस में रख देंगे, ठीक है। जब उसका क्या करेंगे, जब उसमें हम लोग देखेंगे अच्छे से घोर लेंगे, 90 डिग्री के कोण पर रख देंगे, तो हम लोग देखेंगे कि उसमें जो है हमें जो है कण जो है बिल्कुल क्लियरली दिखेंगे उसमें, ठीक है, घूमते हुए दिखाई देंगे। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो एक बार लिखा है, इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। क्या कहेंगे कि जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण में धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं, यही तो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण धूल के कण दिखाई देते हैं, उसी प्रकार लेंसों से केंद्रित प्रकाश को कोलाइडी विलयन में रखने पर, यानी कि किसी लेंस से जो प्रकाश आता है वो केंद्रित प्रकाश को किसी कोलाइडी विलयन में जब हम लोग रख देते हैं, वो भी कितने डिग्री पर, 90 डिग्री के कोण पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो होगा कोलाइडी कण जो है हमें घूमते हुए दिखाई दे देंगे। जो कोलाइडी कण होंगे वो हमको घूमते हुए दिखाई देंगे, और जो घूमते हुए दिखाई देंगे तो उसे क्या, इसी घटना को क्या कहते थे हम लोग, टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्लियर है इतना। तो एक बार जरा इसको नोट कर लेना, साइड हट जा रहे हैं। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, यानी कि हम लोगों ने अपना चैप्टर 2 था जो फिजिक्स के अंदर क्लास 10th में, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड, वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग
क्या करेंगे, इसका अच्छे से रिवीजन कर डालेंगे। इस क्लास के बाद जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपना ये क्या हो गया, ये तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास आएगी तो हम लोग उसमें क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा चैप्टर नंबर 3। क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, क्या नाम होगा उसका, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है हमारी क्लास 10th की साइंस फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है इलेक्ट्रिसिटी, उसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक की क्या करेंगे, हम लोगों के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, इनका अच्छे से रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, जय हिंद।